हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं। मैंने कहा आपको कल भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक करवाऊँगा वो आपके कंपटीशन का भी होगा और आपके कॉलेज का भी होगा, क्लास का भी होगा। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हम फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल, हम दो बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये अपने भौतिक भूगोल जो होता है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और नेट जेआरएफ करते हैं जब ज्योग्राफी के अंदर। यानी जब अपन ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो काम देगी। और भारत का भूगोल जो है ये कंपटीशन में आता रहता है। ठीक है ना। अदर कंपटीशन में भी आता रहता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सब में आता है। लेकिन मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ काम आता है। तो वो फिजिकल ज्योग्राफी काम आता है अपने को मेनली, हमारा जो सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, जब हम फर्स्ट ग्रेड या नेट की तैयारी करते हैं उस टाइम पे। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, और आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बताता रहूँगा कि किस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन निकल करके आते हैं नेट जेआरएफ के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है। और बाकी अपने पास में जो ग्रेजुएशन करनी है, बीए करनी है, तो बीए के अंदर जो अपने यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे वो थ्योरी वहाँ पे काम आती है, क्योंकि वहाँ अपने को लिखना होता है। लेकिन कंपटीशन के अंदर अपने को सिर्फ उसके सटीक जवाब देने होते हैं। तो देखते हैं हमने कहाँ तक किया था इसको, और उनमें से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, तो उसकी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा आ गई है, तीनों की तीनों। इससे क्या है कि अपने को समझना आसान हो जाता है। तो महाद्वीपों का देखिए मैप अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, मैप आपको याद होना चाहिए, और बनाना सीख जाओ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। बनाना भी सीख लें तो बहुत बढ़िया है। जैसा भी आप बना सकते हैं बनाते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर इसी प्रकार से आप मैप को सीख सकते हैं। तो देखिए कल हमने प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में देखा था। हम प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उनको हमने यहाँ पे, मैं फ़िलहाल एक बार उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है वो इस तरफ बना रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ बना रहा हूँ, ताकि हम पहले प्रशांत महासागर को कवर कर लें। वैसे हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा अपन उस पर देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, क्वेश्चन भी इसमें कहाँ से हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराएं। ठीक है। इन जलधाराओं के उत्पत्ति का कारण क्या है, मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से बताता हूँ इसका कारण क्या है। तो यहाँ जो गर्म जलधारा चल रही है इसका कारण है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व है और ये पूर्व से पश्चिम जा रही है। फिर ये गर्म क्यों है, गर्म होने का कारण है क्योंकि इस बीच टेम्परेचर जो है वो अधिक रहता है, इसीलिए। ठीक है ना। ये बातें अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था हमारे पास में भूमध्य रेखीय प्रवाह। अब एक हमारे पास यहाँ चलेगा नीचे, जिसे हम कहेंगे पछुआ प्रवाह। ठीक है ना। जो हमारे पास में रहेगा पछुआ प्रवाह। ये कौन सी जलधारा है, ठंडी है। ठीक है। ये ठंडी क्यों है, क्योंकि पछुआ पवनें किस क्षेत्र में चलती हैं, तो ये चलती हैं 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। ठीक है। ये था हमारे पास में यहाँ पे। ओके। अब
चलिए यहाँ से सबसे पहले उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा यहाँ से निकली। उसके बाद में जैसे ही आगे यहाँ पे द्वीप समूह और ऊंचावच आता है, तो ऊंचावच के कारण ये अब इनके आगे बाधा आ चुकी है। बाधा आने के बाद में इनका मुड़ने का जो दिशा है वो कौन सी रहेगी, वो दिशा आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएँ होती हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं, और दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएँ अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। दै से दक्षिण, दक्षिण के सही नहीं याद रखना अपने को, ठीक है। दै किसके साथ मिलाना है, उत्तरी गोलार्ध के साथ में मिलाना है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध से अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी। तो ये थी हमारे पास में पहले क्यूरोशिवा, ये क्यूरोशिवा थी, और जापान द्वीप आने के बाद में यहाँ से ये एक जलधारा इसके अंदर से होकर जाती है जिसका नाम था सुशिमा जलधारा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये जलधाराएँ ये मतलब आपको मैंने बता दी थी, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है अपने को। क्यूरोशिवा और सुशिमा तो यहीं रह जाती है फंस करके यहीं पर ही, जापान सागर के अंदर ही, और क्यूरोशिवा जो है ये यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब ये जाएगी ना इस इलाके में, तो यहाँ पर ये पहले ऊपर से ओयोशिवा से टकराएगी, ठंडी जलधारा से टकराएगी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पछुआ प्रवाह के कांटेक्ट में आ जाएगा, इसका पछुआ प्रवाह के कांटेक्ट में आएगा, जिस वजह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो पछुआ प्रवाह कैसे चल रहा है, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ हम ठंडी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये गर्म जलधारा ही है जो पछुआ पवन के धक्के लगने से आगे बढ़ जा रही है, ठीक है ना। जल वो क्या है, जल राशि कैसी है, गर्म है, इसीलिए ये हम ठंडी नहीं कहेंगे, ये गर्म जलधारा ही कहलाएगी। और ये यहाँ पे आकर क्या कहलाएगी, अलास्का, यहाँ पे अलास्का जलधारा आ गई। तो देखिए यहाँ पे कौन सी थी, क्यूरोशिवा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। सुशिमा, तो क्यूरोशिवा, क्यूरोशिवा के बाद में यहाँ पे कौन सी है, अलास्का, अलास्का जलधारा, ठीक है। और इसके बाद में हमने 3 यहाँ पे देखी थी। अब हम ठंडी की बात करते हैं। तो ठंडी जलधारा के अंदर ठंडी जलधारा के अंदर देखते हैं, तो यहाँ से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है ओखोटस्क सागर से। ओखोटस्क सागर से होने वाली जलधारा की उत्पत्ति, अब ये उत्तर से आ रही है नीचे की ओर, तो ये ठंडी है, और इसका ही नाम ओयोशिवा है, और इसका ही नाम क्यूराइल है, क्यूराइल, क्यूराइल या फिर ओयोशिवा, ठीक है। या इसको ओखोटस्क की ठंडी जलधारा भी कहा जा सकता है, ठीक है। वैली इसके 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी से कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है, कैलिफोर्निया। अब ये ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति क्यों हो रही है, उसके लिए यहाँ इसका कारण है अपनी जलधाराओं का अभिसरण, यानी यहाँ पर अपवेलिंग हुई, अपवेलिंग के कारण प्रेशर लगा, और यहाँ से यहाँ पे डाउनवेलिंग हुई, डाउनवेलिंग यानी कि प्रेशर लगा, और यहाँ से क्या हो गया, ये अप होगी, ऊपर उठी जल राशि, और इस जल राशि के ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो आएगा नाम, इसका कारण जो आएगा वो आएगा अपसरण, ये इसका कारण है। यहाँ अलास्का जलधारा बनने का कारण क्या है, अलास्का तक जाने का कारण क्या है, क्यूराइल, क्यूरोशिवा तो यहाँ टकरा गई थी, लेकिन इसका आगे तक बढ़ने का कारण क्या है, पछुआ प्रवाह। यहाँ पर इसका कारण क्या है, उत्पन्न होने का पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है ना। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। पहले पूछा जाता था कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है, आजकल ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आजकल इसकी तथ्य पूछे जाएंगे कि इसका वजह क्या है, ठंडे होने का, गर्म होने का कारण क्या है, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में दक्षिण भूमध्य रेखीय है, दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, ये गर्म जलधारा है, और ये जब आगे बढ़ेगी तो ये अपनी दक्षिण गोलार्ध में है, इसलिए ये किस तरफ जाएगी, अपनी बाईं तरफ मुड़ेगी, ये बाईं तरफ मुड़ रही है, दायां नहीं है, ये बायां है, ठीक है ना, इस तरफ बाईं तरफ। तो ये आ गई है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म जलधारा, ऑस्ट्रेलियन
पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म जलधारा यहाँ पे कहलाएगी। उसके बाद में अगर हम देखें तो नीचे क्या चल रहा है, पछुआ जल प्रवाह चल रहा है। ये पछुआ जल प्रवाह चल रहा है तो ये उसमें जाकर के मिल जाएगी, यहाँ इसका ज़्यादा दबाव नहीं बनता है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती, इम्पोर्टेंट रहती है यहाँ पे ये ऊपर में, ठीक है ना। क्यों, एक बात मैं और बता दूँ आपको, क्योंकि पछुआ पवनें जो होती हैं ना वो दक्षिण गोलार्ध में बहुत अधिक तेज गति से चलती हैं। जब वो बहुत अधिक तेज गति से चलती हैं यानी वो एक जलधारा की उत्पत्ति ही कर देती हैं, तो ये ठंडी जलधारा होने की वजह से ये जलधारा इसमें मिक्स हो जाती है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थल भाग बहुत अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण यहाँ पछुआ पवनों की गति धीमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो उसको मिक्स नहीं करती, उसको अपने साथ ही आगे बढ़ाती हैं, मिक्स नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ मिक्स नहीं कर रही हैं यहाँ पे ये, इसलिए आगे बढ़ाती हैं। जबकि यहाँ मिक्स होने की वजह से आगे कौन जाएगी, ठंडी ही जाएगी, गर्म नहीं आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये गर्म जलधारा यहाँ मिक्स होकर के यहाँ टकराएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, इसके बाद में ये ठंडी जलधारा है, ये तो मिक्स होगी, अब ये ठंडी जलधारा चल रही है। जैसे ही यहाँ वाला तट आया तो तट आते ही यहाँ पर थोड़ी सी ये एक इसका भाग जो है, एक इसका जो भाग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इसकी तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी दो वजह है। पहला, एक तो हमारे पास में पछुआ प्रवाह चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे हम्बोल्ट की जलधारा आ रही है। दूसरी वजह यहाँ पर अपसरण है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपसरण। देखिए जहाँ पर इस तरफ अगर गर्म जलधारा है तो उसके बिल्कुल विपरीत ठंडी जलधारा जो भी बनेगी वो अपसरण की ही वजह होगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ गर्म जलधारा है तो इसके विपरीत बनने वाली जो ठंडी जलधारा है ये अपसरण की वजह से हो रहा है, अपवेलिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात। तो ये कौन सी आ गई हमारे पास में, हम्बोल्ट या फिर इसका दूसरा नाम है पेरू की ठंडी जलधारा। 1 मिनट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, ये था हमारे पास में प्रशांत महासागर। अब चलिए हम देखते हैं अंटार्कटिक महासागर के अंदर। तो अंटार्कटिक महासागर किन महाद्वीपों के बीच में है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा अभी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर दक्षिण और इधर यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में जो पार्ट है ये किसका है, अंटार्कटिक महासागर का है। अंटार्कटिक महासागर की जो आकृति बनती है वो एस आकार की बनती है, एस आकार की इसकी आकृति शेप बनती है, ठीक है। और ये जो बनता है हमारे पास में वो ट्रायंगल शेप का बनता है, ट्रायंगल। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी उसके बारे में ध्यान रखते हैं। फिर से शुरुआत कहाँ से होगी, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे यहाँ पे देश हैं, पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है, ये है पश्चिमी द्वीप समूह। तो यहाँ से जब ये जलधारा ऊपर की ओर दाईं ओर मुड़ करके जब वो यहाँ से जाती है तब उसे कहते हैं एंटीलॉस की जलधारा, एंटीलॉस की गर्म जलधारा, एंटीलॉस, ठीक है। तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, एंटीलॉस, एंटीलॉस या एंटीलांस, ठीक है, अणय का बिंदु बोला, एंटीलांस, एंटीलांस, ठीक है। तो ये एंटीलांस जो है ये क्या है, गर्म जलधारा है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं आगे मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में ये आ जाता है फ्लोरिडा, क्या आता है यहाँ पे, फ्लोरिडा द्वीप आ जाता है, प्रायद्वीप आ जाता है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसलिए हम इसको यहाँ पे मैक्सिको की गर्म जलधारा भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली इसका नाम जो आता है वो कौन सा आता है, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा आती है, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, ठीक है। दूसरा नाम मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ये पहला हो गया और यहाँ पे हम इसका सेकंड नाम देंगे, तो सेकंड नाम कहलाएगा इसका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, ठीक है। तो फ्लोरिडा की यहाँ पे गर्म जलधारा है। जैसे ये फ्लोरिडा के बाद में क्रॉस होगी, ठीक है, क्रॉस हो जाएगी, तो ये जो थोड़ी सी शेप है ना वो शेप इस प्रकार से है, थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। यानी कि ये यूएसए के दक्षिण पूर्व में चलेगी, दक्षिण पूर्व में समांतर चलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। अब ये कहाँ पहुँच गई है, यहाँ तक तो ये आ गई।
अब ये कहाँ पहुँच गई है, किस इलाके में, पछुआ प्रवाह के इलाके में, 40 से 60 के बीच के इलाके में आ चुकी है। अब इसको धक्का लगेगा, किसका, पछुआ प्रवाह का धक्का लगेगा, और ये जलधारा और भी आगे जाएगी, ठीक है, और भी आगे बढ़ जाएगी। और आगे बढ़ेगी तो ये कहाँ पर जाएगी, तो देखिए जरा, अब ये जलधारा जो है इसका नाम यहाँ पे आ जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है इसका जो नाम दिया गया था प्रिंसेस डी लियोन के द्वारा दिया गया था। प्रिंसेस डी लियोन के द्वारा इसका नाम दिया गया था गल्फ स्ट्रीम इसको, ठीक है। उससे पहले वाली दो ही देखी अपनी, एंटीलांस देखी जो वेस्ट इंडीज और नीचे ब्राज़ील के मध्य से जो होकर जाएगी, यानी कैरिबियन सागर से होकर जाएगी, ठीक है, ये कैरिबियन सागर। उसके बाद में आ जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, जहाँ पर वो फ्लोरिडा कहलाएगी, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा कहलाएगी। इसके बाद में आ जाता है अंटार्कटिक महासागर आ जाता है। इस अंटार्कटिक महासागर में जब ये जाती है तो यहाँ पर इसका नाम कहलाता है गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम की वजह से, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, कल हमने पढ़ा था कि क्यूराइल और क्यूरोशिवा दोनों के टकराने से यहाँ पर मत्स्य केंद्र बनता है, मत्स्य केंद्र है ना, वो मत्स्य केंद्र यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर कब बनेगा, जब यहाँ से ऊपर से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पर आएगी। ये लैब्राडोर सागर है, तो लैब्राडोर से जब ठंडी जलधारा यहाँ नीचे आएगी तो यहाँ पर हमारे पास में एक मत्स्य बैंक बनेगा, ठीक है ना, मछलियों का पालन, मछली पालन क्षेत्र बनेगा बहुत बड़ा, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल ये क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं। तो यहाँ प्लैंकटन नामक एक घास होती है जो बिना जड़ की होती है, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन। प्लैंकटन जो घास होती है ये मछलियों की सबसे पसंदीदा होती है, ठीक है, तो पसंदीदा होती है, इसलिए ये मत्स्य पालन का क्षेत्र बनता है। तो विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है उसका नाम है ग्रांड बैंक, ठीक है, ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक जो है ये किसका है, मछली पालन क्षेत्र है, और ये कहाँ पे है, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है उसके तट पर है, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, तो इसके पास में यहाँ पे क्या बनता है, ग्रांड बैंक बनता है। ग्रांड बैंक कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड तट पे बनता है, किस महासागर में, उत्तरी अंटार्कटिक में बनता है। किस वजह से, मत्स्य का अधिक होने, मछलियाँ अधिक पाई जाने के कारण से होता है। और मछलियाँ यहाँ पे क्यों अधिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन घास होती है, और प्लैंकटन घास यहाँ पे क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ टकराती हैं, और जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं टकराती हैं वहाँ मत्स्य पालन क्षेत्र भी बनता है, और कोहरा भी छा जाता है, वहाँ पे कोहरा छा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जाकर के इस क्षेत्र में, इस पश्चिमी यूरोप से टकरा करके ये अलग अलग शाखाओं में बट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कटा फटा इलाका सा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शाखाओं में ये बढ़ जाएगी गल्फ स्ट्रीम, जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। तो गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहाँ बनता है, जैसे एक नदी का डेल्टा होता है, तो नदी जहाँ जाकर गिरेगी वहाँ उसका नदी का डेल्टा बनेगा। डेल्टा यानी उसके नदी की कई शाखाएं हो जाएंगी, और उसके बाद में वो समुद्र में गिर जाएगी, महासागरों में गिर जाती है नदी, ठीक है, अपना पानी उड़ालती है। वैसे ये भी गल्फ स्ट्रीम कहाँ टकरा रही है, पश्चिमी यूरोप पे टकरा रही है, यहाँ पर बनेगा गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा, ठीक है, कहाँ पे बनेगा, पश्चिमी यूरोप। यहाँ से ये 4 भागों में बटेगी, 4 भागों में बट जाएगी, ठीक है, ये देख लेते हैं 4 भागों में, लेकिन रहेगी ये गर्म की गर्म रहेगी, और ये जहाँ पे 4 भागों में बटेगी यानी ये पूरा यूरोप, पश्चिमी यूरोप को कवर कर लेगी। तो पश्चिमी यूरोप को जब ये कवर कर लेगी तो गल्फ स्ट्रीम को ही यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरे इस एरिया को, पश्चिमी यूरोप को, मतलब गर्म जलधारा है तो इसका एरिया, क्योंकि देखो यूरोप जो महाद्वीप है ना ये कर्क रेखा से बहुत ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है, इसलिए यानी यहाँ पर ठंड है,
यहाँ ठंड रहती है और जब ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे जाकर टकराती है तो वो आसपास के वातावरण को क्या कर देती है, वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, और तापमान बढ़ने से वहाँ पर उनको रहने में थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। वैसे तो वो वहाँ पे रहने के लिए सेटिस्फाई, मतलब ठीक है, जैसे उनकी एडजस्टमेंट उनकी चल रही है, लेकिन जब ये गर्म गल्फ स्ट्रीम जाती है तो अपने को भी ठंड में जब थोड़ी सी कहीं आग मिलती है तो हम आग सेकने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो सेम वैसा ही फीलिंग यहाँ पे भी क्रिएट होती है। तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे 4 शाखाओं में बटेगी अलग अलग। देखिए एक टुकड़ा इसका जाएगा बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में जाएगा पहला। दूसरा जाएगा इंग्लिश चैनल के अंदर, इंग्लिश चैनल कहाँ है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक है। और तीसरा जाएगा इस ब्रिटेन के ऊपर से, जो नॉर्वे के तट से टकराएगा, नॉर्वे के तट से टकराएगा। और नॉर्वे का तट बहुत ही अधिक कटा फटा है, बहुत ही अधिक क्या है, कटा फटा है, और इसलिए यहाँ से भी एक इसकी शाखा जो है वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, एक शाखा आगे बढ़ जाएगी जो उत्तर में जाकर के आर्कटिक महासागर में विलुप्त हो जाएगी, आर्कटिक महासागर में क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो चलिए देखें जरा, यहाँ पे सेकंड नंबर है, यहाँ पे हमारे पास में थर्ड नंबर आएगा, और यहाँ फोर्थ नंबर की हमारे पास में 4 इसका डेल्टा बनेगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है, जिसका नाम है रेनेल, दूसरा जो है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, मुख्य जो शाखा जा रही है। तीसरा है हमारे पास में नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, ठीक है, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा है। और चौथा है हमारे पास में इमर्जिंग, ये गर्म जलधारा है। ये कैसी है, गर्म जलधारा है। तो देखिए जरा, यहाँ गर्म जलधाराएं चारों की चारों, मतलब उसी गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा है। रेनेल कहाँ जाती है, बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में जाती है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ जाती है, इंग्लिश चैनल में जाती है। नॉर्वेजियन जो है वो कहाँ जाती है, नॉर्वे के तट पे जाती है, नॉर्वे तट। और नॉर्वे का तट जो है बहुत ही अधिक कटा फटा है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्योर्ड। यानी आपसे पूछा जाए कि विश्व में फ्योर्ड तट का उदाहरण कौन सा है, तो वो है नॉर्वे का तट, फ्योर्ड तट का उदाहरण है। और ये क्या करती है, आर्कटिक में विलुप्त हो जाती है, आर्कटिक महासागर में ऊपर जाकर के क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। अब इसमें से अभी भी जो इम्पोर्टेंस रखेगी अपनी, वो कौन सी रखेगी, गल्फ स्ट्रीम रखेगी, जो कि इंग्लिश चैनल में जाती है। इंग्लिश चैनल के बाद में आगे आता है उत्तरी सागर, ये जो बीच में खाली एरिया है ना, ये है उत्तरी सागर, ठीक है, नॉर्थ सी है। अब इस उत्तरी सागर, ये ठंडा इलाका है, ये क्या है, ठंडा इलाका है। तो जब ये गर्म जलधारा इस ठंडे इलाके में जाएगी, चाहे यहाँ पे ठंडी जलधारा नहीं है, लेकिन ठंडे पानी में जब ये जाकर के मिलेगी, तब ये क्या करेगी, कैसी क्रिएशन होगी, यहाँ पर भी मत्स्य पालन क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, मत्स्य पालन क्षेत्र बनेगा, जिसका नाम है डॉगर बैंक। तो अब तक आपने 3 क्षेत्र देखे हैं मत्स्य पालन के, वो कौन कौन सी जलधाराओं के टकराने से बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो जापान के तट पर बनने वाला जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, वो किन के टकराने से बना, क्यूरोशिवा और क्यूराइल, या क्यूरोशिवा ओयोशिवा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो विश्व का सबसे बड़ा बनता है, वो बनता है ग्रांड बैंक बनता है न्यू फाउंडलैंड के तट पर, और यहाँ पर है गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से आने वाली है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है। कौन सी, यहाँ पे हमारे पास में लेब्राडोर आपने डॉग के भी नाम सुने होंगे, है ना, वो यहाँ के हैं। जर्मन शेफर्ड जो होते हैं वो जर्मनी के होते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पूर्वी ग्रीनलैंड की भी ठंडी जलधारा चलती है, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, ठीक है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे अपन, उसके बाद बनेगा डॉगर बैंक, ठीक है, डॉगर बैंक बनेगा, ये रहा यहाँ पे।
उत्तरी सागर में ठंडा पानी है और नीचे से जा रही है गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम जैसे जाकर उसके साथ मिलेगी तो वहाँ पर भी गर्म करेगी, उस इलाके को गर्म करेगी, तो वहाँ पे भी वाष्प और कोहरा छाएगा, जिस वजह से यहाँ पे भी प्लैंकटन नामक घास होगी और वहाँ पे भी मत्स्य पालन का क्षेत्र विकसित होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में गर्म जलधाराएं। कौन कौन सी? पहले एंटीलांस की गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। फिर गल्फ स्ट्रीम के आगे 4 गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा आ जाएगा, उसमें कौन कौन है? पहले नंबर पे रेनेल है, दूसरे पे गल्फ स्ट्रीम है, तीसरे पे नॉर्वेजियन है, चौथे पे हमारे पास में इमर्जिंग है। ऊपर हम अगर ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट, क्या? अभी तक हमने इसके आगे जो जलधारा देखी है वो कौन सी नहीं देखी अभी तक? अपसरण की जलधारा अभी हमने नहीं देखी है। अपसरण की जो जलधारा बनेगी वो बनेगी इसके बिल्कुल यहाँ पर इक्वल में। ये जो जलधारा यहाँ पे है इसका नाम है केनारी, केनारी की ठंडी जलधारा। केनारी की ठंडी जलधारा जो है, इसका कारण क्या है बनने का? इसका कारण है अपसरण, जल का अपसरण हो रहा है यहाँ पे, ये कारण है। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पूरा यहाँ सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है यहाँ इस इलाके में। तो उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, एंटीलास, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से नीचे आएंगे तो केनारी, एक सर्कल बना। जब हम पानी को एक टब लेना और उसमें आप पानी को बाहर से हिलाना पूरा, ठीक है ना, किसी छड़ी की द्वारा या कैसे भी, या बाल्टी में पानी लेकर हम जब उसको हिलाते हैं तो सेंटर का जो पॉइंट होता है ना वो एक जगह पे स्टे रहता है, ठीक है ना, वो एक जगह पे रुका हुआ रहता है। यानी ये जो इलाका है ये क्या रहेगा? एक जगह पर रुका हुआ रहेगा, उसके बाहर बाहर जो है वो जल राशियाँ घूमती रहेंगी। प्रैक्टिकल को करके देखें और प्रैक्टिकल से ही ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आती है। तो इस बीच जो यहाँ पर एक यानी स्थिर जल का क्षेत्र बनेगा, स्थिर जल का जो क्षेत्र बनेगा वो बनेगा सारगेसो सागर, सारगेसो सारगेसो सागर है ये, ठीक है ना, सारगेसो सागर। ये क्या है? ये सारगेजम एक यानी कि जड़ रहित घास का, जैसे आपने देखा होगा कि तालाबों के अंदर हरे ग्रीन ग्रीन कलर की वो काई जम जाती है, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का आपने देखा होगा वो काई जमी होती है। उसी प्रकार से ये भी जो है सारगेसो सागर ग्रीन कलर का यानी एक घास का मैदान है। ये क्या है? यहाँ पे घास का मैदान है। तो घास का मैदान बनने की वजह से यानी एक मरुस्थल, इसे सारगेसो सागर कहा जाता है, ठीक है। ओके, और यहीं पर ये आपको मिलेगा बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल जो है वो भी आपको इस इलाके में देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत से जहाज जो हैं, जहाज चाहे वो वायुयान हो चाहे जलयान हो, वो वहाँ जा कर के विलुप्त हो जाता है। तो ये जो इलाका है बरमुंडा ट्रायंगल का, ये जहाज़ों के जाने का क्षेत्र नहीं है, रहस्यमय क्षेत्र है अभी तक भी। आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। ओके, ये तो था हमारा पूरा का पूरा उत्तरी एटलांटिक। देखो उत्तरी एटलांटिक बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और ऐसा ही रहता है उत्तरी प्रशांत के अंदर। क्लियर है? अब देखते हैं दक्षिण। दक्षिण वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, थोड़ा सा ही है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखें जरा क्या होगा इसमें। दक्षिण के अंदर दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा चलेगी। यहाँ सामने क्या है? ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील के तट से टकराएगी तो ये कहलाएगी ब्राज़ीलियन गर्म जलधारा, ठीक है, ब्राज़ीलियन गर्म जलधारा कहलाएगी। और यहाँ पर है एक द्वीप जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, फॉकलैंड। तो ब्राज़ीलियन की गर्म जलधारा। अब ये जो फॉकलैंड है ये भी इसके पछुआ के अंदर रुकावट का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक तो यहाँ जलधारा घूमी थी, एक जलधारा यहाँ से ऐसे टर्न होगी, जिसे हम कहेंगे फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। ऊपर से कौन सी आई? ब्राज़ीलियन की गर्म जलधारा। नीचे से कौन सी गई? फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। ऐसा ही जब यहाँ ब्राज़ील की जलधारा जाएगी तो इसके ऑपोजिट साइड में जल अपसरण का क्षेत्र बनेगा, अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग भी होगी, और प्लस यहाँ से पछुआ प्रवाह का भी एक भाग यहाँ पर आएगा।
और इसे हम कहेंगे बेंगुएला की ठंडी जलधारा, बेंगुएला की ठंडी जलधारा। तो ये क्लियर है, ये हमारा दक्षिण अटलांटिक महासागर क्लियर है। उत्तरी अटलांटिक इंपॉर्टेंट है, कोई बात समझ में ना आई हो रिवर्स लें, बैक जाएं, फिर से वीडियो को देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण हिंद महासागर को देखते हैं। दक्षिण हिंद महासागर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आता है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, वो द्वीप है। अब यहाँ भूमध्य रेखा के पास में ये जो जलधारा है जाएगी और आगे जाकर के ये दो भागों में बढ़ जाएगी और फिर से जाकर के ये क्या हो जाएगी, आगे एक जलधारा बन जाएगी। अब यहाँ तीन नाम आएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीन नाम कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास में मेडागास्कर, मेडागास्कर की गर्म जलधारा। दूसरा है मोजाम्बिक, क्योंकि ये यहाँ मोजाम्बिक देश है, इस साइड में मोजाम्बिक देश है, ये मेडागास्कर है, तो उन दोनों के बीच में से निकलती है तो मोजाम्बिक कहलाती है, और मेडागास्कर के बाहर से जाती है तो मेडागास्कर कहलाती है। फिर आती है अगुलहास की गर्म जलधारा। ये तीन हमारे पास में क्या आ गई, गर्म जलधाराएं आ चुकी हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इतनी सी बात। फिर यहाँ से पछुआ प्रवाह भी आ रहा है, तो उस पछुआ प्रवाह से ऑस्ट्रेलिया रुकावट पैदा करेगा, तो यहाँ से भी एक प्रवाह चलेगा जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की ठंडी जलधारा। जैसे यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा थी, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी ठंडी जलधारा है। ज़्यादातर आपने एक बात ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा चलेगी, और पश्चिमी तट पर चलेगी ठंडी जलधारा। यह है अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी तट पर है गर्म जलधारा, पश्चिमी तट पर है ठंडी जलधारा। यह है ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तट पर है गर्म जलधारा, पश्चिमी तट पर है ठंडी जलधारा। यह है दक्षिण अमेरिका, पूर्वी तट पर है गर्म जलधारा और पश्चिमी तट पर है ठंडी जलधारा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है यहाँ पर, यह हो गया उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा और पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा, ठीक है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा और एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं, तो इसके पश्चिमी तट पर क्या है, ठंडी जलधारा है। बस एक दो जगह पर थोड़ी सी डाउट यानी अलग बात रहेगी, वो कौन सी, वो ये रहेगी, गल्फ स्ट्रीम यहाँ तक जाएगी, इसलिए इसके पश्चिम इलाके में जा रही है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में जा रही है। हालांकि पश्चिम में कौन सी रहेगी, ठंडी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, पश्चिम तट पर रहेगी ठंडी जलधारा और पूर्वी तट पर रहेगी गर्म जलधारा। इससे आपको लगभग सारी ही आपके याद हो जाएंगी, बस एक दो को छोड़ करके, ठीक है ना, बस उसे ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए उत्तरी हिंद महासागर अपने को देखना है। इसका जो आकार है वो कैसा है, एम आकार का है हिंद महासागर। कोशिश करूंगा ज़्यादा कचरा ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। यहाँ पर जो उत्तरी हिंद महासागर में जो जलधाराएं चलेंगी ना, वो किसके कारण से चलेंगी, मानसूनी पवनों के कारण से मानसूनी जल प्रवाह होगा। पछुआ पवनों के कारण से पछुआ जल प्रवाह चलता है, तो मानसूनी पवनों के कारण से, मानसूनी पवनों के जो कारण है, उत्पत्ति का कारण है ना, पवनी जब हम देखें थी, तो उसके कारण से मानसूनी जल प्रवाह की उत्पत्ति होगी। कौन सा मानसूनी, अलग अलग ऋतु का है। ग्रीष्म काल के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जल प्रवाह, ठीक है। शीत ऋतु के अंदर कौन सा होगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जल प्रवाह, ठीक है, ये रहेगा। एक और है हमारे पास में जिसका नाम है सोमाली
की गर्म जलधारा, सोमाली की गर्म जलधारा, ये सोमाली है, सोमाली की गर्म जलधारा, सोमालिया जो देश है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का, सोमालिया की गर्म जलधारा है। ये अस्थायी है, कैसी है? अस्थायी। वैसे तो ये अस्थायी है, ये तीनों की तीनों क्या है? अस्थायी है, क्योंकि ये मानसून के कारण से बन रही हैं। मानसून बदला, ग्रीष्म ऋतु आई तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी, ऐसे दक्षिण पश्चिम से ऐसे चलेंगी, और जब शीत ऋतु आएगी तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी, एकदम ऑपोजिट अपने आप में। तो ये हम भारत की जब जलवायु करेंगे वहाँ पर इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मानसूनी पवनों से ये 3 जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जल प्रवाह, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जल प्रवाह और सोमालिया की गर्म जलधारा। टाइमिंग कब कब की है? इसकी ग्रीष्म ऋतु है, इसकी शीत ऋतु है। इसका जो टाइमिंग है वो है जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर के बीच में चलती है सोमालिया की गर्म जलधारा। यहीं से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि पहले आता था कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, लेकिन अब क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी स्थायी है और कौन सी अस्थायी है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास में महासागरीय जलधाराओं का टॉपिक। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा और क्वेश्चन भी निकाल करके लाए जा सकें। जैसे हमारे पास में था कि महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव क्या है, इनका प्रभाव कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी थी इसके आगे भी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे, और या फिर आप एक बार इतना क्लियर करें और आपको जैसे लगे कि हाँ आगे का आपको वो सब चीज़ें चाहिए तो अपन वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।